Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम यूनिट 2 कर रहे हैं, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सब टॉपिक नंबर 1 से लेके सब टॉपिक नंबर 7 तक पढ़ लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंटेंट और पैडागॉजिकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सब टॉपिक नंबर 8 है, हम उसमें जो लास्ट में हमने पैडागॉजिकल एनालिसिस पढ़ा था, इसको और एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। आज से हम 3-4 लेक्चर्स तक यही देखेंगे कि कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक में पैडागॉजिकल एनालिसिस मेथड को कैसे यूज किया जाता है। एग्जांपल इक्वेशंस अगर हम सब्जेक्ट लें, सॉरी टॉपिक लें मैथ्स का, तो उसमें पैडागॉजिकल एनालिसिस कैसे होगा। वॉल्यूम अगर हम एक मैथ्स में टॉपिक है, उसको अगर हम पढ़ेंगे, उसका पैडागॉजिकल एनालिसिस कैसा होगा। तो इसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पैडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा यहाँ पे डायग्राम है, इसमें देखिए इक्वेशंस क्या होती हैं हम सभी जानते हैं। 2x = 3y + 7, ये एक इक्वेशन का फॉर्म है बेसिक। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना है आज कि इसको पैडागॉजिकल एनालिसिस कैसे करेंगे हम। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये 2018 में आपका आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? राइट द पैडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ इक्वेशंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इसी तरह से, पैडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ इक्वेशंस, ऑफ वॉल्यूम, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि द पैडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ एनी कंटेंट मटेरियल सच एज इक्वेशंस रिक्वायर्स द सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ 4 मेन ऑपरेशंस, that is content analysis, objective formulation, selection of teaching method and selection of evaluation devices। कि अगर किसी भी टॉपिक का हमें पैडागॉजिकल एनालिसिस करना है, किसी भी कंटेंट का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इक्वेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सिस्टमैटिक 4 स्टेप का एक प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है। वो 4 स्टेप क्या होते हैं याद कीजिए, हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, ये पहले कंटेंट हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हैं, फिर हम मेथड चूज करते हैं कि किस मेथड से टीचर क्लास में पढ़ाएगा, और उसके बाद इवेलुएट करते हैं कि हमारा सब कुछ सही है या नहीं है। यहाँ भी वही चारों चीजें लिखी हैं, देखिए कंटेंट एनालिसिस है, ऑब्जेक्टिव है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड है यहाँ पे, और यहाँ पे इवेल्युएशन है। तो इसी तरह से हम करते हैं। तो अब हमें ये देखिए यहाँ पे आ गया वापस। तो स्टेप 1 क्या था इसमें हमारा? कंटेंट एनालिसिस। तो अब हम इक्वेशन का कंटेंट एनालिसिस करेंगे कि कंटेंट एनालिसिस ऑफ इक्वेशन की क्या पढ़ाएंगे। अगर हम इक्वेशन पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं तो उसमें टीचर कैसे शुरू करेगा। ठीक है, करिकुलम कैसे डिजाइन किया जाएगा। Here the teacher breaks the big chapter into small easily digestible topics। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक पिज्जा बनाया था ना, कि पिज्जा के स्लाइस से हमने चीजें सीखी थी कि भाई एक इक्वेशन है, ये वेरिएबल है, ये अलजेब्रा है, उसको हमने तोड़ दिया पीसेस में। तो वैसे यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि टीचर जो है वो इक्वेशन जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है उसको तोड़ देगा। एक ये बड़ा पत्थर है चैप्टर, उसको इक्वेशन वाले को उसमें तोड़ा जाएगा कैसे। एक टुकड़ा जो है वो बताएगा मीनिंग ऑफ इक्वेशन क्या होता है, एक टुकड़ा बताएगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, दूसरा जो पत्थर का टुकड़ा है वो बताएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। सो द टीचर्स फर्स्ट जॉब इज टू ब्रेक द बिग चैप्टर इनटू स्मॉल डाइजेस्टेबल पीसेस। की शुरुआत में छोटे छोटे सब टॉपिक्स में टीचर तोड़ देगा कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद मीनिंग ऑफ इक्वेशंस। क्या होता है मीनिंग ऑफ इक्वेशन? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट शोइंग टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल जस्ट लाइक अ परफेक्टली बैलेंस्ड वेइंग स्केल। कि भाई टीचर पढ़ाते टाइम पैडागॉजिकल एनालिसिस के टाइम पे अब इक्वेशन का मतलब बताएगा बच्चों को। क्या होता है कि भाई मान लीजिए हम एक तराजू लें, तो उस तराजू में हम यहाँ पे भी एक वजन रख दें 5 kg, यहाँ पे भी एक 5 kg वजन रख दें, तो कैसे ये बराबर होता है। तो वैसे ही इक्वेशन के दोनों तरफ जो वैल्यूज होती हैं वो बराबर होती हैं, तभी हम उसको बीच में इक्वल टू लिखते हैं। 4x = 18 - 2x, ऐसा कुछ भी हम लिखेंगे। तो टीचर एक्सप्लेन करेगा बच्चों को इस एनालॉजी से कि इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बताता है कि ये दोनों इक्वल हैं। इस तरफ भी की इक्वेशन है अलजेब्रिक, और इस तरफ भी ये दोनों इक्वल हैं, यही बताता है। ठीक है, उसके बाद अब टीचर क्या एक्सप्लेन करेगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस वो होते हैं वेयर द वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर इज 1। ठीक है, तो ये कोई भी इक्वेशन होता है, इसमें x या फिर जो भी नंबर होते हैं, वेरिएबल्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर होती है यहाँ पे। ठीक है, या तो वो पावर लिखी होती है, ठीक है, या तो उसको लिखा हुआ होता है यहाँ पे, या कुछ नहीं लिखा होता है तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, और 0 होता है तो भी लिखा होता है। अगर x की पावर 0 है तो आपको हमेशा लिखा मिलेगा x की पावर 0, x की पावर 1 है तो या तो लिखा मिलेगा या कुछ नहीं लिखा है तो हम मान लेते हैं वो 1 है। 2 है तो आपको लिखा मिलेगा x की पावर 2, 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा मिलेगा। तो ऐसे इक्वेशंस होते हैं लीनियर इक्वेशंस कि जिसमें जो x की हाईएस्ट पावर होती है
जितने भी एक्स हैं उसमें से हाईएस्ट पावर वाला जो है वो 1 होता है। तो देखो इसमें जो भी एक्स हैं सबकी पावर यहाँ पे 1 ही है, तो हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है। उसी तरह से बाकी दो इक्वेशंस भी होते हैं, एक होता है साइमल्टेनियस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यही टीचर क्लास में और बताएगा कि लीनियर इक्वेशंस ये होता है। देखो भाई, अगर आप मैथ से थोड़ा भी रूबरू रखते हैं तो आप एग्जाम में ही लीनियर इक्वेशन बना के इसका एक छोटा सा ग्राफ भी बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको मार्क्स और अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है ज्यादा चीजें, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे इसको देखेंगे, कुछ को मैथ्स में दिक्कतें हैं कुछ को नहीं है, तो मैंने जनरल लेक्चर बनाया है। तो आप चाहें तो लीनियर इक्वेशन को इस तरह ग्राफ बना के एग्जाम में दिखा सकते हैं। दूसरा टाइप टीचर क्या एक्सप्लेन करेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस मतलब इस तरह की दो इक्वेशंस को जब ग्राफ में सॉल्व किया जाता है एक साथ तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा टीचर क्या एक्सप्लेन करेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, जिसमें x की हाईएस्ट पावर होती है 2। ठीक है, जैसे वहां पे पीछे क्या था, कुछ नहीं था, तो x की हाईएस्ट पावर हम 1 मान रहे थे। यहाँ पे मेंशन होगा x स्क्वायर। तो अगर आप जानते हैं इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए तो आप एग्जाम में ये चीज भी यहाँ पे बता सकते हैं और डिटेल में। तो ये हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 1 में क्या था हमारा, कंटेंट एनालिसिस। देखो हमने कैसे इक्वेशंस का कंटेंट एनालाइज कर लिया कि भाई इसको तोड़ दिया, लीनियर इक्वेशंस बता दिया, इक्वेशन क्या होते हैं वो बता दिया। ठीक है। अब स्टेप 2 पे आ जाते हैं कि भाई हमने पर्टिकुलर टॉपिक इक्वेशन को तोड़ लिया। अब दूसरा हमारा स्टेप 2 क्या है पैडागोजिकल एनालिसिस में, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन या वाई टीच इट। क्यों पढ़ाना है भाई, क्या उद्देश्य फुलफिल होगा ये चीज पढ़ा के हमें इक्वेशंस। ठीक है। द ब्लूप्रिंट मस्ट डिफाइन द डेस्टिनेशन, व्हाट बिहेवियरल चेंजेस शुड द स्टूडेंट शो आफ्टर द क्लास। कि भाई आप तो ये सब पढ़ा रहे हो, ऐसे पढ़ाएंगे हम, ये एनालॉजी देंगे तराजू, बट बच्चा जो है वो क्लास के बाद उसमें क्या चेंज आ रहा है। क्लास से पहले बच्चे को कुछ नहीं पता था, वो एक स्लेट था, क्लास खत्म हुई तो उसे क्या पता चला इक्वेशंस के बारे में, क्या चेंज आया उसके बिहेवियर में, यही हम यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन में। इट इज नॉट इनफ टू टीच द स्टूडेंट्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द चेंज। कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, टीचर को ये भी देखना है पढ़ाने के बाद कि बच्चे में क्या चेंज आया वो चीज मैंने पढ़ाई उसके बाद। ठीक है। द टीचर डिसाइड्स व्हाट बिहेवियरल चेंजेस द स्टूडेंट शुड शो आफ्टर द क्लास। ठीक है, जो मैंने बताया। नॉलेज, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन व्हाट एन इक्वेशन इज इन देयर वर्ड्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा कि भैया आपने पढ़ा दिया, तो पहला ऑब्जेक्टिव कि बच्चे ना मतलब डिफाइन कर पाए क्लास इक्वेशन की, जब क्लास हो जाए कि भाई इक्वेशन क्या होती है। अगर आप किसी भी बच्चे से पूछो खड़ा करके कि बच्चा बताओ इक्वेशन क्या होती है, तो बच्चे को बताना आना चाहिए, तभी आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ पढ़ाने का। दूसरा स्किल, कि they will successfully demonstrate the skill to solve problems based on linear and simultaneous equation। कि बच्चे जो हैं वो अब सक्सेसफुली अपने अंदर एक कौशल या स्किल डेवलप कर पाएंगे कि वो ना सिर्फ अब डिफाइन कर पा रहे हैं रट के कि भाई इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है, जबकि वो बता भी पा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं पेपर में आपके सामने कि लीनियर और साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे पेपर में ग्राफिकली सॉल्व किया जाए, ये कर पाएगा बच्चा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन। कि भाई बच्चे जो हैं दे विल लर्न टू शिफ्ट द लैंग्वेज ऑफ डेली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस। कि बच्चे ने चीजें समझ ली, बच्चे ने ग्राफ बना लिया, तो अभी जो इक्वेशंस के बारे में बच्चों ने ज्ञान लिया है इसको बच्चा कैसे रियल लाइफ से इक्वेट करेगा। ठीक है, रियल लाइफ कि मान लो आसमान में कुछ पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। डिजाइन है नेचर में कोई, वो कैसे इक्वेशन से रिप्रेजेंट करोगे। तो बच्चा थियोरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ चीजों से रिलेट करेगा। यही 3 पिलर है इसके, हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा उसके 3 पिलर यही है। अभी हमने देखे, सबसे पहला नॉलेज कि बच्चा अपने वर्ड्स में इक्वेशन बता पाएगा। दूसरा, बच्चा सॉल्व कर पाएगा पेपर में लीनियर और साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं उसके प्रॉब्लम्स। तीसरा, एप्लीकेशन कि बच्चा रियल लाइफ वर्ड से, जैसे ये खूबसूरत सी सीनरी है, इसको बच्चे ने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है। तो यही हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो गया। अब स्टेप थर्ड क्या होता है कि भाई उद्देश्य भी निर्धारित हो गए। सबसे पहले हमने क्या किया, कंटेंट को तोड़ दिया अलग अलग हिस्सों में। सेकंड हमने क्या किया कि ये कंटेंट के बेसिस पे बच्चा क्या कर पाएगा क्लास खत्म होने के बाद डिसाइड हो गया। तो अब बच्चे की बात हो गई, अब टीचर की बात करते हैं कि भाई ये सारी चीजें टीचर क्लास में कैसे पढ़ाए तो बढ़िया रहेगा, क्या मेथड से पढ़ाए, मेथड एंड मटेरियल्स, हाउ टू टीच। ठीक है, विधियां और सामग्री कैसे पढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे टूल्स हैं। ठीक है, चूजिंग द बेस्ट ट्रिक्स टू मेक द कंसेप्ट स्टिक। आपके घर में प्लम्बर आता है या इलेक्ट्रिशियन आता है, उसके पास ऐसे टूल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप मार्केट में जाओगे, ठीक है, अपना जो चाकू की जो धार बनाता है उसके पास एक अलग तरीके के टूल्स होते हैं। टाइल लगाने वाले मिस्त्री के अलग टूल्स होते हैं। तो उसी तरह से हर चीज के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। मैथ्स पढ़ाने के लिए अलग तरीके यूज करने पड़ते हैं, फिजिक्स के लिए अलग। सो इट इज अबाउट चूजिंग द बेस्ट ट्रिक्स एंड टूल्स टू मेक कंसेप्ट स्टिक। कि अलग बेस्ट हमें कंसेप्ट ट्रिक्स सब चीजें यूज करनी है ताकि बच्चे के दिमाग में जो कंसेप्ट है जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो चिपक जाए गोंद की तरह। ठीक है, टीचिंग मेथड्स। द टीचर विल यूज द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड द इंडक्टिव मेथड।
ठीक है, टीचर जो है वो दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और एक होता है इंडक्टिव मेथड। ये दोनों मेथड यूज करेगा क्लास में बच्चे को कंसेप्ट पढ़ाने के लिए। ये दोनों मेथड क्या है हम अगले लेक्चर में देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है उसमें हम देखेंगे। Real life activity. The teacher will use a simple physical weighing balance to prove that adding or subtracting the same number of both sides keeps the equation true। कि जो टीचर है वो इक्वेशंस को एक तराजू के बेसिस पे बच्चों को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो कि कैसे तराजू में एक तरफ इतना वेट रखेंगे हम दूसरी तरफ इतना रखेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो इक्वेशन भी वैसे एक बैलेंस करने वाली चीज होती है, इसलिए हम बीच में इक्वल टू यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखी है हमने, जैसे मान लीजिए 5x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 2z प्लस 3y। तो ये बीच में इक्वल टू क्यों डाला हमने, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है तराजू के वेट की तरह। यूज अ सिंपल फिजिकल बैलेंस टू प्रूव द गोल्डन रूल, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर, वही सेम चीजें यहाँ लिखी है। ठीक है, उसके बाद टीचर को क्या चीजें यूज करनी है क्लास में ताकि और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ब्लैक बोर्ड यूज करना है, ट्रांसपेरेंट प्रेजेंटेशन यूज करने हैं और ग्राफिक चार्ट्स यूज करना है। कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे तो इक्वेशंस के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करेगा, रियल टाइम में बच्चों के सामने सॉल्व करके बताएगा, बट उसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट प्रेजेंटेशंस कुछ नहीं होते, एक शीट होता है ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार चीजें दिखती हैं, उस पे कंसेप्ट्स या फिर नोट्स लिखे जाते हैं और वो दीवार पे प्रोजेक्टर की बेसिस पे बड़े बड़ा करके दिखाया जाता है, यही होता है। और क्लास में चार्ट्स दिखाएगा टीचर की इक्वेशंस के चार्ट्स क्या होते हैं। तो ये सारे एड्स जो हैं, ये टूल्स हैं, टीचर यूज करेगा क्लास में ताकि लर्निंग और भी इंटरेक्टिव हो सके, ठीक है, बच्चों को मजा आए, फन टू लर्न हो क्लास में, ये चीजें यूज करेगा। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए हमने पहले में क्या किया था, कंटेंट को तोड़ा, कंटेंट एनालाइज किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हमने क्या किया था, ठीक है, सेकंड में हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया। फिर उसके बाद थर्ड में हमने क्या किया, थर्ड में हमने टीचिंग मेथड्स देखे कि टीचर क्या पढ़ाएगा। तो अब हमारा चौथे नंबर पे काम क्या आ जाता है कि इतनी हमने मेहनत की, तो अब देखते हैं कि भैया बच्चा क्या पढ़ पा रहा है, इक्वेशंस, ठीक है, सॉल्व कर पा रहे हैं। मूल्यांकन करते हैं हम कि हमने जिस तरीके से चीजें पढ़ाई तो बच्चे में कुछ असर हुआ उन चीजों का। टेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू सी इफ द मास्टर प्लान एक्चुअली वर्कड, कि भाई ये वर्क किया कि नहीं। द टीचर विल इवेलुएट देम यूजिंग रिटन एंड ओरल टेस्ट। टीचर जो है वो रिटन और ओरल टेस्ट लेगा इक्वेशंस के बेसिस पे, ठीक है। क्या होगा उसमें, इन्वॉल्विंग शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसमें छोटे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, छोटे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। देखो, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये टीचर का फर्ज है। उदाहरण के तौर पे टीचर क्लास में क्वेश्चन लिखेगा क्या, कि इस इक्वेशंस को इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 5x प्लस 2 इक्वल टू 27, ठीक है, यहाँ पे बच्चा सॉल्व करके बताएगा। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज पे क्या कर सकता है टीचर, कि ट्रांसफॉर्म दिस इनटू एन इक्वेशन, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको इक्वेशन में तब्दील कीजिए आप। एज ऑफ अ पर्सन इज नाउ x years and he was 50 years old 5 years ago। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वो यही है, देख लीजिए, इसी के ऊपर बेस्ड है एज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना। कि एक आदमी है, वो उसकी उम्र अभी x ईयर्स है, x साल का है वो, एंड वो 5 साल पहले 50 साल का था। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कीजिए, कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो इससे भी पता चलेगा, इवैल्यूएशन होगा कि भाई बच्चे को इक्वेशन कितना समझ आया है कि नहीं आया है। तो यही चीज हमें बेसिकली यहाँ पे करनी है। तो अब आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है कि है ना, एग्जाम में अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर आपको मैथ्स और अच्छे से थोड़ी समझ आती है, तो आप और चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेप 4 में इवैल्यूएशन में मैंने क्या किया कि बेसिक दो इक्वेशंस दे दिए बस मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा लिख दिया। आपको अगर नॉलेज है तो आप देखिए ज्यादा इक्वेशंस लिख सकते हैं कि है ना, हम बच्चे को क्लास में ये इक्वेशंस देंगे इतने सारे, बच्चा सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिर बच्चे को हम ये एक एग्जांपल देंगे कि देयर इज 35 लीटर्स वाटर इन 2 बाथ टब्स, ठीक है, इस तरह का बड़ा क्वेश्चन देंगे। तो आप ये सिर्फ इस पर्टिकुलर जो हमारा स्टेप 4 है इसी में नहीं, ये जो बाकी के भी स्टेप्स देखे हमने, कि जैसे ये वाला स्टेप था हमारा स्टेप 3, टीचिंग मटेरियल या मेथड्स किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसमें भी आप और चीजें अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको लगे डिटेल में आप अच्छे से चीजें लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक हाईलाइट किया है कि कैसे हर टॉपिक को, यहाँ पे इक्वेशन है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, किस तरह से आपको चीजें सेग्रीगेट करके लिखनी है। तो बस इतना सा ही है यहाँ पे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज हमारा इक्वेशन हो गया, अब हम वॉल्यूम हो गया, सेट हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ये सब का देखेंगे कि कैसे इनको तोड़ा जाता है टुकड़ों में, पैडागोजिकल एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है इसका, thus pedagogical analysis of equations helps in simplifying complex concepts and ensure clear objectives, proper methods and effective learning outcomes। कि भैया जो पेडागोजिकल एनालिसिस है इक्वेशंस का, वो क्या हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को समझने में मदद करता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है,
प्रॉपर मेथड हम कर सकते हैं और हम लर्निंग आउटकम या इवैल्यूएशन क्या है वो हम देख सकते हैं। इससे क्या हेल्प मिली, इट मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सिस्टमैटिक, पढ़ने का और पढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको ये सिस्टमैटिक बनाता है, स्टूडेंट फ्रेंडली हो जाती हैं चीजें, और ऑल्सो एनहांसिंग स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और इससे बच्चों के कंसेप्ट भी और मजबूत हो जाते हैं। ये हमारा इसका कंक्लूजन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ इसमें लिखा नहीं क्योंकि क्वेश्चन इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं, जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखा था, राइट अ पैडागोजिकल एनालिसिस ऑफ इक्वेशन, इसी तरह के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम में आते हैं यहाँ से। ठीक है, समरी आप यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रिवाइज कर लीजिए, ऊपर जो मैंने पढ़ा है चारों चीजें यहाँ मैंने एक शॉर्ट में इन्फोग्राफिक में लिख दिया, आप पॉज करके इन्हें फिर रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा। सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।